आइए हम एक ऐसे परिवार की कल्पना करते हैं जो इतना गरीब है कि अपने ऐसे सदस्य जो कि कोविड-19 से उसकी डेथ हो गई है, उसको अच्छे से जला भी नहीं पा रहा है सौदागृह में ले जा कर के। क्योंकि चाहे लकड़ी की कीमत हो, चाहे सौदागृह में लेने वाली जो फीस है उसकी कीमत हो, बहुत ही ज़्यादा हाई हो गई है। 30 से 40 हज़ार रुपये यदि एक बॉडी के लिए जाते हैं, वो भी वहाँ पर लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। तो बताइए, कल्पना करिए कि वो व्यक्ति क्या करेगा। तो ऐसे लोग मजबूर हो गए हैं अपने परिजनों को गंगा नदी के किनारे छोड़ देने के लिए या फिर गंगा नदी में बहाने के लिए। बात फिर यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है। कई दिनों तक उनकी बॉडी पानी में तैरते रहती है फूल करके, और कंडीशन यहाँ तक हो गई है कि कुत्ते बॉडी को काट रहे हैं, बॉडी को खा रहे हैं। अब इससे क्या होता है ना कि जो कोविड-19 का जो संक्रमण है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, चाहे वो कुत्तों के माध्यम से हो, चाहे वो दूषित जल के माध्यम से हो और उसके अंदर जो जल में रहने वाले जीव जंतु हैं उनके माध्यम से हो। तो सरकार को कम से कम प्राइस पे कंट्रोल तो रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम केवल ऑक्सीजन की तरफ ही ध्यान देते रहें, वैक्सीन की तरफ ही ध्यान देते रहें। हमें शुरू से लेकर लास्ट तक, मतलब हॉस्पिटल में एडमिशन लेने से लगा के लास्ट तक, शवदाह तक की पूरी प्रक्रिया को ध्यान में रखना होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र को। ये पीले कलर से जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला कलर, ये पूरा जो एरिया है गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र कहलाता है। किस किस एरिया में वो बहती है। अब हम बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की। देखिए, इसकी जो मेन धारा है ना वो है भागीरथी। ये निकलती है गंगोत्री हिमानी से, और फिर बाद में क्या होता है ना, अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे आकर मिल जाती है। ठीक है, बाद में इससे मिलती है अलकनंदा। अब यदि हम बात करें आगे बढ़ते हुए किधर से किधर प्रवेश करती है, तो हरिद्वार के पास जाकर गंगा पर्वतीय इलाका को छोड़ देती है, मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हिमालय से कई सारी जो नदियां हैं निकलती हैं और गंगा में जाकर मिल जाती हैं, जैसे कि यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। ये जो आप नदियां देख रहे हैं ना, गंडक, कोसी और यमुना। अब पार्टिकुलर यदि हम गंगा यमुना की बात करें तो यमुना नदी हिमालय की यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, और ये गंगा के दाहिने किनारे के समांतर समांतर में बहती है, और फिर इलाहाबाद में ये आकर मिल जाती है। रेड पॉइंट से आप देख रहे हैं यहाँ पर यमुना नदी गंगा नदी से मिलती है। अब हम यदि बात करें घाघरा, गंडक और कोसी नदी की, तो ये निकलती हैं नेपाल हिमालय से और आकर के गंगा नदी में मिल जाती हैं। अब जब ये नदियाँ बाढ़ के पानी को लाती हैं ना बारिश के टाइम में, तो बहुत ही ज़्यादा इस क्षेत्र में बाढ़ आती है। इससे जान माल का नुकसान होता है, लेकिन अच्छी बात ये है यहाँ की भूमि के उपजाऊपन का रीज़न भी यही है। इन्हीं नदियों के कारण यहाँ की जो भूमि है वो कृषि योग्य है। अभी तो हमने ऊपर जो बहने वाली इसकी सहायक नदियाँ हैं उनको देखा था, अब हम देखते हैं नीचे से। देखिए, नीचे में हो गई चंबल नदी, बेतवा नदी और सोन नदी। ये सारी नदियाँ प्रायद्वीपी पठार से बहती हैं और जाकर के गंगा नदी में मिल जाती हैं। अब ये जो नदियाँ हैं ना सूखे क्षेत्र से निकलती हैं और इनमें पानी की मात्रा कम रहती है और इनकी लेंथ भी कम है। अब हम बात करते हैं, ये सभी सहायक नदियों के जल को अपने में समेटती है और फिर ये अपने पानी को लेकर जाती है पश्चिम बंगाल, पूरब की तरफ। पश्चिम बंगाल में जो फरक्का स्थित है ना वहाँ तक ये बहती है, और गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है फरक्का। यहाँ नदी दो भाग में आकर फिर बढ़ जाती है। नीचे तरफ आप देख रहे हैं ये दो भाग में फिर से बढ़ गई है, एक है भागीरथी और दूसरी है हुगली। अब डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ये एरिया, ये यहाँ से बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब इसकी जो मेन धारा है ये जो जा रही है ये जाती है बांग्लादेश, और फिर यहाँ से ये मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी के साथ में, और
मिलने के बाद समुद्र में गिरने से पहले इस धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। इसके बाद एक सिटी हमें याद रखना है, अंबाला नगर, जो कि सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच में जल विभाजक के काम करता है। अंबाला से सुंदरबन तक के मैदान की जो लंबाई 1800 किलोमीटर है, लेकिन इसके ढाल में गिरावट में मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में यदि कहें ना तो प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर रह जाती है। इसी के कारण नदी कई सारे बड़े बड़े विसर्ग बनाती है। इसके बाद हम देखने वाले हैं PMGKAY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो पिछले साल कोरोना की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया था। तो पिछले साल सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लॉन्च किया था। उसी के अंतर्गत एक हिस्सा थी ये योजना, जिसमें सरकार ने कहा था कि जिसने के भी पास में राशन कार्ड है उनको हम 5 किलो अनाज मतलब गेहूं और चावल और 1 किलो दाल फ्री प्रोवाइड करेंगे। और इसमें एक अच्छी बात ये थी कि राशन कार्ड में जितने भी व्यक्तियों के नाम दर्ज है ना, उन सभी को 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का इसमें प्रावधान किया गया था। लेकिन उस समय में दिक्कत ये हो गई थी ना कि यूनिवर्सल राशन कार्ड वाली स्कीम उस टाइम में नहीं लॉन्च की गई थी। इस साल कई सारे स्टेट ने ये यूनिवर्सल राशन कार्ड वाली स्कीम को चालू कर दिया है। अब देखते हैं कि कितना लाभ गरीबों तक पहुंच पाता है इसका। और दूसरी दिक्कत ये थी कि जिसके पास राशन कार्ड है केवल उसे ही दिया जाएगा। अब वो गरीब लोग कहाँ जाएंगे जिनके पास राशन कार्ड नहीं है या किसी कारणवश वो बनवा नहीं सकते। इसके अलावा भी कुछ सारी प्रॉब्लम थी, जैसे कि आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होना चाहिए। इसके चलते भी कई सारी समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ा था। इसके अलावा भी कई सारे काम सरकार करती, जैसे कि जो FCI है उसके पास अनाज का भंडार है, तो वो क्या काम करती है, स्टेट को कम दाम पर बेचती है। या फिर जो NGOs रहते हैं ना, जो फ्री में लोगों को राशन प्रोवाइड करते हैं, तो उनको भी बेचने का काम करती है FCI। अब JNU की स्टूडेंट रही एक स्टूडेंट हैं नताशा नरवाल। इनको जो है हाई कोर्ट ने 3 वीक की एंटरिम बेल दे दी है, उनके पिताजी की कोविड-19 के कारण डेथ होने के कारण। देखिए, पिछले साल जब CAA को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे थे ना, तभी इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। तभी से ये जेल में बंद थी, लगभग 1 साल हो चुका है। अब देखिए, इनके परिवार में इनका एक भाई है, वो भी कोविड पॉजिटिव है, जिसके चलते वो आइसोलेशन में। पिताजी की भी डेथ हो गई है कोविड-19 के कारण। इसके चलते इनको जो है बेल देना पड़ा है ताकि ये अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकें। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इंडिया और ब्रिटेन के रिलेशनशिप से रिलेटेड। देखिए, भारत और UK ने मंगलवार को एक ग्राउंड ब्रेकिंग साझेदारी माइग्रेशन डील पर हस्ताक्षर करे, जो कि इंडियंस के लिए, यदि इंडियन जो वहाँ पर काम करने जाते हैं तो उनके वीज़ा को कैसे ब्रिटेन बढ़ावा दे सकता है। और फिर इससे दोनों इंडियंस और जो ब्रिटेन के रहने वाले नागरिक हैं काम करने और एक दूसरे के देशों में रहने के लिए जो और अवैध प्रवासियों को हटाने में तेज़ी लाने में अनुमति मिलने वाली है। और देखिए, ब्रिटेन भी चाहता है कि उसके देश में जो अवैध रूप से इंडियंस रह रहे हैं ना, उस समस्या से वो निपटारा कर सके। और यदि हम पार्टिकुलर डेटा की बात करें ना, तो एक रिपोर्ट के अनुसार 53,000 से ज़्यादा इंडियंस स्टूडेंट 2020 में स्टडी करने के लिए UK आए, और जो कि 2019 से 42% अधिक है ये संख्या। और UK का कहना है कि देखिए, हम स्पेशलिस्ट की एक टीम तैयार करेंगे, जो लोग ये जो डॉक्यूमेंट्स के फ्रॉड करते हैं और अवैध रूप से ब्रिटेन में रहते हैं ना, उनसे वो निपट सकें। आगे UK का कहना है कि देखिए, लगभग 1 लाख के करीब इंडियंस हमारे यहाँ पर इलीगली एंटर कर गए हैं और वीज़ा एंड होने के बाद भी वो यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन भारत सरकार इससे मना करती है। उनका कहना है कि यह डेटा 2000 से ज़्यादा नहीं है।
इसके बाद वाली हम न्यूज़ देखने वाले हैं नेपाल से। तो नेपाल में देखिए, अभी कुछ महीने पहले की बात है, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में एनसीपी जो पार्टी है ना, जिसके लीडर हैं केपी शर्मा ओली, जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। तो पहले ये दो पार्टियां आपस में मिलके एक सरकार बनाई थी। कौन कौन? यूएमआल थी, ठीक है। और तो एक हो गई ओली की पार्टी और दूसरी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, जिसको माओइस्ट सेंटर के नाम से भी जाना जाते हैं। ये पार्टी थी उस टाइम के। पहले एक रेबल थे ना, क्या नाम था उनका? पुष्प कमल दहल, इनकी पार्टी, इनका आपस में मर्जर हुआ था। इसके बाद इनकी सरकार बनी थी। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया ना, अब इनकी पार्टी को इन्होंने रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब फिर से इनकी पार्टियों में विघटन हो गया। जब पार्टियां अलग अलग हो गई तो जो प्रधानमंत्री थे उनके पास सीटें कम बच गईं, उनके पास कैंडिडेट कम बच गए। इसी के चलते चलते वो अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए हैं। अब कोई और प्राइम मिनिस्टर बनेगा यहाँ पर। देखिए, इनके फेवर में 93 वोट पड़े थे और अगेंस्ट में 130 वोट पड़े थे बहुमत सिद्ध करने के टाइम में हाउस में। और ये भी कहा जाता है कि इनका बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था कि ये जिस प्रकार से पेंडेमिक से लड़ रही थी ना इनकी सरकार, इनका बहुत ही ज़्यादा आलोचना हुआ था। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं FATF से रिलेटेड। तो FATF एक प्रकार का संगठन है या फिर ऐसी संस्था है जिसमें कई सारी सरकारें शामिल हैं। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1989 में। G7 का समिट पेरिस में हुआ था, उस दौरान इसको बनाया गया था। यदि हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें ना कि क्या क्या इसके उद्देश्य हैं, ये क्यों बनाया गया था, तो देखिए, ऐसे काम जो कि एक देश के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के देशों के लिए खतरा है, ठीक है। जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो गया, और भी जो अदर रिलेटेड थ्रेट है ना, इंटीग्रिटी ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम, ये सारे कामों की देखरेख करने का काम FATF करता है। अब यदि हम इसके सेक्रेटरीट सचिवालय की बात करें ना, तो ये लोकेटेड है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD हेडक्वार्टर्स इन पेरिस, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर स्थित है पेरिस में। यदि हम मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो लगभग 37 मेंबर यहाँ पर हैं और इंडिया भी इसका मेंबर है। और इसमें अलग अलग लिस्ट तैयार की जाती है, जैसे कि ग्रे लिस्ट हो गया, ब्लैक लिस्ट हो गया। ग्रे लिस्ट का मतलब ये होता है कि आप अपने देश में आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, उनको आप पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनको फंड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इसके बाद आती है ब्लैक लिस्ट। यदि आपके देश को ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है ना, तो जो इंटरनेशनल जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जहां से देश लोन लेते हैं अपनी मजबूरी में, तो वहां से वो लोग लोन नहीं ले पाएंगे, इसलिए ये ब्लैक लिस्ट तैयार करी जाती है। अब आते हैं हम न्यूज़ की तरफ और बात करते हैं न्यूज़ में क्या बताया गया है। तो पाकिस्तान ऐसा सोच रहा है कि हमें कोई नए नियम बनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ताकि हम FATF की जो रिक्वायरमेंट है ना उसको पूरा कर सकें, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के जो केस चल रहे हैं ना उसके देश में, या फिर जो प्रोसिक्यूशन चल रहा है, उससे रिलेटेड अपने रूल्स को पाकिस्तान चेंज करने वाला है ताकि ग्रे लिस्ट से भी ये बाहर आ सके। और किस प्रकार के कदम उठा सकता है पाकिस्तान? जैसे कि देखिए, जो आतंकवादी है ना उनसे रिलेटेड जो केसेस चल रहे हैं उनको यदि पुलिस देख रेख कर रही है, तो कुछ जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है ना उनको पाकिस्तान वो केस को सौंप सकता है ताकि जल्दी से जल्दी उनके केसों का निपटारा हो सके और जो मनी लॉन्ड्रिंग है ना उसको रोका जा सके। इसके बाद यदि हम बिजनेस वाले पेज से देखें ना, तो RBI से एक न्यूज़ आई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है जोस जे कट्टूर को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में। तो हम अब RBI के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1935 में CBI एक्ट 1934 के अंतर्गत। पहले ये प्राइवेट बैंक था,
नॉर्मली बैंकिंग के अलावा इसके और भी काम थे, जैसे कि इंडिया में जो बैंक है ना उनको रेगुलेट करना, उनको कंट्रोल करना और सरकार के बैंक के रूप में काम करना। इसके बाद में क्या होता है ना, 1949 में 1949 में सरकार इसके पूरे शेयर को खरीद लेती है और इसे बना देती है सेंट्रल बैंक बॉडी। जैसे हर देश का एक केंद्रीय बैंक रहता है ना, वैसे ही हमारे देश का भी एक केंद्रीय बैंक बन गया आरबीआई। अब इसे आप बैंक नहीं कह सकते, मतलब बैंक नहीं रह गया ये। क्यों? क्योंकि अब ये नॉर्मल बैंकिंग का काम नहीं करता है। अब जब इसका पूरा पूरा शेयर खरीद लिया गया था तो सरकार ने इसको और भी जिम्मेदारियां दे दी, जैसे कि इसको इशू करने वाली एक एजेंसी बना दी। काय की इशू? देखिए, 1 रुपया के नोट और 1 रुपया के सिक्के को छोड़कर और जो छोटे सिक्के हैं, इनके अलावा सभी जो करेंसी नोट और सिक्के हैं, इनको इशू करने का काम करता है आरबीआई। और जब आरबीआई इनको नहीं करता, छोटे सिक्के और रुपयों को, तो कौन करता है? ये डायरेक्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इशू होते हैं 1 रुपया के नोट और जो सिक्के रहते हैं, या फिर 1 रुपया से छोटे जो सिक्के हैं। दूसरी बात है, ये एक डिस्ट्रीब्यूट करने वाली एजेंसी के रूप में भी काम करता है। कैसे? देखो, आरबीआई खुद के और सरकार के दोनों जो इशू करे हैं करेंसी को, उसको फिर ये डिस्ट्रीब्यूट भी करने का काम करता है। और तीसरी बात होती है बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब सरकार का बैंक के रूप में इसे काम करना। इससे क्या होता है, ये सरकार के ऋण का मैनेजमेंट करती है और उसके द्वारा जो किए गए ट्रेजरी बिल है ना, उसकी खरीद इत्यादि का काम भी संपादित करने का काम करती है आरबीआई। इसके अलावा कुछ और काम है, जैसे कि क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी, इसकी देखरेख भी कौन करता है? आरबीआई करता है। एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइजेशन करने का काम भी आरबीआई करता। यदि हम महंगाई को कंट्रोल करने की बात करें तो ये काम भी अब आरबीआई को सौंप दिया गया है। इसके अलावा जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है ना, उसको अपने पास रखना, ये भी इसका काम है। अब जैसे हमारी जो सरकार है, हमारे देश की सरकार कोई अन्य इंटरनेशनल एजेंसी से पैसा उधार लेना चाहती है, तो इसके लिए जो प्रतिनिधि का काम करता है हमारा आरबीआई। आज हम वर्ल्ड की किसी देश की जियोग्राफी ना देख के हम नेपाल का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री रहा है उसको देख लेते हैं। देखिए, 1923 में ब्रिटेन के साथ में एक संधि होती है। इसके बाद नेपाल एक स्वतंत्र देश बन जाता है। जिस प्रकार से भारत में आंदोलन हो रहे थे ना, ठीक उसी प्रकार से लोकतंत्र की स्थापना के लिए नेपाल में भी कई सारे आंदोलन चालू हो गए थे। नेपाल की जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, इस आंदोलन को आगे बढ़ा रही थी और 1951 में वहाँ के जो राणा लोग थे उनकी सत्ता को उन्होंने समाप्त कर दिया। अब राजा त्रिभुवन वीर विक्रम को यहाँ के संविधान का हेड बनाया गया। अब नेपाल के राजनीतिक इतिहास में 1959 एक महत्वपूर्ण साल के रूप में साबित हुआ, क्योंकि इसी साल नेपाल ने अपना लोकतांत्रिक संविधान बनाया था और संसदीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बहुमत हासिल करा। लेकिन अगले साल ही राजा महेंद्र ने सरकार पर भ्रष्टाचार और अकुशलता का आरोप लगाया और संसद को भंग कर दिया। अब हम आगे की बात करते हैं। 1962 में इन्होंने क्या काम करा? लोकतंत्र के नाम पर किसी भी पार्टी के सहयोग के बिना ही राष्ट्र पंचायत का गठन कर दिया। राजा ने खुद ही एक मंत्रिमंडल को चुन भी लिया। 1972 में राजा महेंद्र की डेथ हो जाती है। उसके बाद राजा वीरेंद्र को गद्दी मिली। 1980 के दशक में संविधान सुधार की मांग बहुत तेज़ी से पकड़ने लगी, तो राजा नेशनल असेंबली के लिए सीधे चुनाव पर सहमत तो हो गए, मगर राजनीतिक दलों के गठन की इजाज़त नहीं दिया था इन्होंने। कई सारी पार्टी की पद्धति अपनाने की मांग पर 1985 में नेपाली कांग्रेस पार्टी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी देश में बस एक ही पार्टी रहे और वही बस जीवन भर राज करती रहे। इसी के चक्कर में इन लोगों ने आंदोलन किया था। फिर धीरे धीरे ये क्या है, इन लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिए और
1990 तक बहुत ही ज़्यादा ये आंदोलन जोर पकड़ने लगा था, जैसे प्रदर्शन, सभा, हड़ताल। इतना दबाव जब पड़ा राजा के ऊपर, राजा वीरेंद्र के ऊपर, तो इन्होंने पंचायत पद्धति को ख़त्म कर दिया और राजनीतिक पार्टियों को वैधता देने वाले संविधान पर अपनी सहमति दे दी। अब जाके नई व्यवस्था के चुनाव यहाँ पर हुए 1991 में, लोकतांत्रिक चुनाव जिन्हें आप कह सकते हैं, और इसमें जीती थी नेपाल की कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ में, और गिरिजा प्रसाद कोइराला बने थे नेपाल के प्रधानमंत्री। लेकिन ये भी ज़्यादा साल चल नहीं पाई। 3 साल के बाद ही 1994 में कोइराला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया गया। तो फिर से चुनाव हुए। इस बार बनी कम्युनिस्ट सरकार, ठीक है, लेकिन इस सरकार को अगले ही साल भंग कर दिया गया। और फिर इधर नेपाल की कम्युनिस्ट जो पार्टी थी, राजशाही के खात्मे के लिए नेपाल के ग्रामीण इलाकों में इन्होंने विद्रोह चालू कर दिया था। बाद में नेपाल में माओवादी वाले आंदोलन यहाँ पर चालू हो जाते हैं। 1 जून 2001 को नेपाल के राजमहल में सामूहिक हत्याकांड होती है। राजा, रानी और राजकुमार और राजकुमारियाँ मारे जाते हैं। इसके बाद राजगद्दी संभाली थी राजा के भाई ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह ने। फरवरी 2005 में क्या होता है, राजा ज्ञानेंद्र ने माओवादियों को दमन करने के लिए सत्ता अपने हाथ में ले ली और सरकार को बर्खास्त कर दिया। इसके बाद फिर से आंदोलन चालू हो गए। अंततः राजा को सत्ता जनता के हाथ में सौंपनी पड़ी और संसद को बहाल करना पड़ा। संसद ने एक विधेयक को पारित कर दिया, नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया। 2007 में संवैधानिक संशोधन हुए और राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया और नेपाल को बना दिया गया संघीय गणतंत्र।